चलो ये देखते हैं। क्वेश्चन था, हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है फ्रॉम नोड B1। ये हमारा सोर्स नोड है। यहाँ से हमें सारे नोड्स के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है यूजिंग डिजस्टर एल्गोरिथम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नोड्स हैं सभी को हम नोड के नाम जो है वो ऊपर लिख देंगे और इनके अंदर इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक, बस B1 जो है सोर्स नोड है उसमें डिस्टेंस रहेगी 0, बाकी सभी को हम अज्यूम करेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हम चलते हैं V1 पे आएंगे। V1 को हम विजिट करेंगे और वहां से जितनी भी आउटगोइंग एजेस हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे उसके रिस्पेक्टिव वर्टेक्सेस में। पहला एक एज जा रही है 6, वो किससे कनेक्टेड है, V2 से, तो उसकी अपडेटेड डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6। ठीक, फिर V1 से V3 नेक्स्ट एज है और इसकी अपडेटेड डिस्टेंस हो जाएगी 4। उसके बाद V1 से V4 में ये वाली एज है, उसकी अपडेटेड डिस्टेंस हो गई 5। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट अब हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि कौन सा नोड सबसे कम है डिस्टेंस का। ये वाले नोड में देखो डिस्टेंस सबसे कम है, तो अब हम किसको विजिट करेंगे, V3 को। तो इसको शेड करेंगे। अब इससे आउटगोइंग एज एक ही निकल रही है तो उसको कनेक्ट करेंगे। आगे कनेक्ट किया और अपडेटेड डिस्टेंस होगी इसकी 4 + 1 दैट इज 5। क्लियर है, वहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, यस सर। फिर इसके बाद V5। अब हम देखेंगे कि जितने भी नोड्स हैं उसमें से सबसे कम डिस्टेंस अब किसकी है, 5। अब यहाँ पे हमें दोनों चीज देखनी है। देखो 5 इसकी भी डिस्टेंस है और V4 की डिस्टेंस भी अभी कितनी दिखा रहा है, 5। तो दोनों नोड्स को हमें विजिट करना है 1 बाय 1। पहले हम इसको विजिट करते हैं, V5 को। ठीक, तो उसको विजिट करने पे हमने देखा दो एजेस निकल रहे हैं इससे, एक है 9 और दूसरी है 1। तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है ये? तो यहाँ से 9 + 5 कितना हो गया, 14। तो V7 में अपडेटेड डिस्टेंस हमने लिख दिया 14। यहाँ पे हमने लिखा 5 + 1 6, तो इसकी अपडेटेड डिस्टेंस हो गई 6। क्लियर है इतना? अब V5, ये देखो V5 तो इसकी नोड 5 से विजिट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको भी विजिट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको भी विजिट करेंगे और इससे जो एज निकल रही है आउटगोइंग एज उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपडेटेड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V6 की अब 7। ठीक है, कल हमने ये नहीं किया था। ये जो प्रोसेस है अब मैं सही वाली प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लेना आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में हम देखते हैं कि कौन सा नोड सबसे कम डिस्टेंस वाला है। तो यहाँ पे 5 तक तो सब विजिट होगा। अब 5 के बाद डिस्टेंस कौन सी आ रही है, 6। कौन कौन से नोड में 6 है, एक तो V2 में लिखा हुआ है 6 और V8, दोनों की डिस्टेंस 6 है। दिख रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 विजिट करेंगे। ठीक, दोनों को विजिट करना है, छोड़ना नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब हम पहले किस पे आते हैं, V8 पे आते हैं। V8 को शेड किया, V8 से एक ही एज निकल रही है, उसको हमने कनेक्ट किया 4। इसकी अपडेटेड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी V9 की, 6 + 4 दैट इज 10। ठीक है, तो ये इसकी अपडेटेड डिस्टेंस हो गई। इसके बाद अब कौन से नोड को विजिट करेंगे, V2 को, क्योंकि उसकी डिस्टेंस भी कितनी थी, 6। तो हमें विजिट तो जरूर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इसको विजिट किया, अब इसमें से आउटगोइंग एज एक निकल रही है 1। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना निकल रहा है, 6 + 1 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कम डिस्टेंस वाला हमने कंसीडर कर लिया था, तो इसीलिए इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसको कनेक्ट करने पे हमें और कम डिस्टेंस मिलती तो हम ये वाली एज को डिस्कनेक्ट कर देते और यहाँ पे अपडेटेड डिस्टेंस यहाँ लिख देते। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, उसको हम रिमूव कर देंगे, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है इतना सभी को? कुछ पूछना है? ठीक, अब हम स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। उसको हमने रिमूव कर दिया वहां से। अब 6 तक सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं। अब उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, ये 7 है। ठीक है ना, V6 इसकी डिस्टेंस कितनी है, 7। इसको विजिट करेंगे। इसको विजिट किया, अगर हम इसकी नोड को कनेक्ट करते हैं, एज को कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो इसमें देखो कितना हो रहा है, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11।
लेकिन उससे ऑलरेडी कम डिस्टेंस वाला यहाँ पे हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसको? इसको। ठीक है, तो उसको वहां से रिमूव कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस वाला नोड कौन सा है? V9 है। 10 और 14 पे तो ये V9, इसको विजिट करेंगे। अब इससे कोई आउटगोइंग एजेस है ही नहीं। नेक्स्ट अब फाइनली हम किसको विजिट करेंगे? V7 को। तो V7 से अगर हम आगे एज कनेक्ट करते हैं तो 14 + 2 कितना हो जाएगा? 16। लेकिन उससे ऑलरेडी कम डिस्टेंस वाला हमने डिस्टेंस को कंसिडर कर लिया, तो इसको रिमूव कर देंगे। फाइनली 8th स्टेप में करेंगे अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। तो दिस विल बी योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिससे V1 से जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं वो सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कनेक्टेड हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। कल जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो गलत था, उसको आपको सही करना था। अब आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं, आपका आंसर ये आना चाहिए। सभी का आया? सर अगर हम V5 और हाँ V4 जब 5 था तो सर हम दोनों को एक साथ कनेक्ट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, दिखा देता हूँ कौन तो सी सर स्टेप ऐसा नहीं कर सकते सर? हाँ। एक मिनट, ये वाली स्टेप की ना? V5 हाँ सर। और तो V4 दोनों 5। हाँ क्या बोल रहे हो? सर ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम पूरा जो शॉर्टेस्ट है वो करके और लास्ट में इस V2 और V4 और V6 नहीं, को ऐसा नहीं कर कनेक्ट सकते। करें? देखो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है यहाँ से हमें और कम डिस्टेंस मिल रही हो। जैसे अगर हमने इसको पूरा कनेक्ट कर दिया और जब यहाँ से फिर से हम विजिट करते तो उससे हो सकता था कि और कम डिस्टेंस मिल जाती। इसीलिए आपको जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले एक जैसे पहले उनको दोनों को एक साथ कवर करना पड़ेगा। उससे आगे आने वाले पाथ जो होंगे वो अपडेट होते जाएंगे। वहीं अगर आप पूरा एक बार पूरे यहाँ तक विजिट कर लोगे, उसके बाद फिर यहाँ से विजिट करोगे तो वहां पे फिर अपडेट करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से फिर बदलते जाएंगे। इसीलिए आपको पैरेलली दोनों नोड्स को विजिट करना है और दोनों को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि आगे जाके और उसमें डिस्टेंस आपको कम मिल जाए, तो इसीलिए आप साथ ही साथ उसको करते जाएंगे। और कोई डाउट किसी को? सभी का ये आंसर आ रहा था? सर लास्ट में तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक, अभी हमने इसके पहले देखा था जिसमें हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकाला था यूजिंग डिजस्ट्रा। सिंगल सोर्स का मतलब था कि एक ही सोर्स था और उसी से हमें सारे नोड्स के लिए फाइंड आउट करना था शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में जितने भी नोड्स हैं सभी के पेयर बनाने और उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होता है। इफ अच्छा, डिजास्टर एल्गोरिथम में एक ड्रॉबैक था कि अगर नेगेटिव एजेस होती है, नेगेटिव वेट भी गिवन होते हैं तो हम उसमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिजास्ट्रा में ध्यान रखना, अगर किसी ग्राफ में आपको नेगेटिव एजेस या लेवल्स दिख रहे हैं एज के ऊपर, तब आप उसको डिजास्ट्रा से सॉल्व नहीं कर सकते। उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फ्लॉयड और वर्शॉल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एल्गोरिथम इन्वेंट की जिसमें वो नेगेटिव एजेस के साथ भी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट की जा सकती थी। ठीक है? फिर इसमें ये लिखा हुआ है इफ नेगेटिव वेट्स एजेस आर अलाउड डिजास्टर एल्गोरिथम कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, मतलब इसका यूज नहीं कर सकते। तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? फ्लॉयड एंड वर्शॉल्स एल्गोरिथम। We consider the problem of finding shortest paths between all pairs of vertices in a graph. जितनी भी vertices and nodes हैं सभी के बीच की shortest path हमें calculate करनी है। This problem might arise in making a table of distance between all pairs of cities of for a road atlas. आपने देखा होगा कभी भी एटलस या कभी देखा हो तो उसमें जो सिटीज टू सिटी बीच में डिस्टेंस दी होती है तो उसका टेबल बना होता है। ठीक है? एक कॉलम में सिटीज दी होती हैं और वहीं रोज में सिटीज दी होती है, उनके बीच की डिस्टेंस दी होती है। एटलस कभी खोल के देखा हो तो देखना उसमें, तो वहां पे भी ये इसका यूज कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का। For example, we are given a weighted directed graph G, B, E with a weight function W where E tends to R. मतलब एक एज है जो कनेक्टेड that maps edges to real value weights. ये R मतलब रियल वैल्यूज को इंडिकेट करता है यहाँ पे।
we wish to find for every pair of vertices u v belongs to v. u v क्या है? ये vertices हैं जो vertice का set होता है. v एक्चुअल में set of vertices होता है और e क्या होता है? set of edges. तो यहाँ पे u और v दो vertices हैं. A shortest least weight path from u to v where the weight of a path is the sum of all weights of its constituent edges. मतलब जितनी भी एजेस होंगी इसकी u से v में जाने की, उन सबका सम, इसका सम निकालेंगे और मिनिमम टू मिनिमम पाथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा. We typically want the output in the tabular form. The entry in u's rows and v's columns should be the weight of a shortest path from u to v. अब इसमें एक टेबल बनेगी जिसमें u और v, u रो और v कॉलम्स होंगे, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ हमें इसमें कंसीडर करना है. चलो ये एग्जांपल देखते हैं हम, ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. ठीक, फ्लॉयड एंड वर्शॉल्स एल्गोरिथम, हमें क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है जितने भी पेयर हैं, पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स एंड पैरेलल एजेस. ठीक, इसमें जैसे हमने फ्रेम्स और क्रिस्टल्स में भी यही किया था, जितने भी सेल्फ लूप बनते हैं पहले उनको रिमूव करना है और पैरेलल एजेस जितनी भी बनेगी तो उनको भी हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पैरेलल एज होगा उसको हम रहने देंगे, हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर को हम रिमूव कर देंगे. इन द गिवन ग्राफ देयर आर नीदर सेल्फ एजेस नॉर पैरेलल एजेस. ठीक, देखते हैं आगे. अभी जो ग्राफ था उसमें कोई भी सेल्फ एजेस भी नहीं है, सेल्फ लूप भी नहीं है और पैरेलल एजेस भी नहीं है. देख लो इस ग्राफ में कहीं दिख रही है? सेल्फ लूप भी नहीं है. पैरेलल एज कौन सी होती है? जैसे 1 से 2 में अभी तो एक आउटगोइंग एज है, यहीं से अगर 2 से 1 में भी एक एज होती तो वो पैरेलल एज कहलाती है. लेकिन अभी इस ग्राफ में फिलहाल कोई पैरेलल और कोई सेल्फ लूप नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? राइट द इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स. अब एक डिस्टेंस मैट्रिक्स यहाँ पे हमें बनाना है. It represents the distance between every pairs of vertices in the form of given weights. जितने भी weights given होते हैं ग्राफ में उसके अकॉर्डिंग हम एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे. और diagonals elements डिस्टेंस वैल्यू इज 0. अब अभी मैं समझाऊंगा डायगोनल जितने भी होंगे वो सब 0 होंगे क्योंकि सेल्फ लूप बनेगा ही, सेल्फ लूप नहीं रहेगा तो उनकी डिस्टेंस भी 0 होगी. नेक्स्ट is for vertices having a direct edge between them, डिस्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट एज. अगर डायरेक्ट एज कनेक्टेड है दो वर्टाइसेस के बीच में तो उसका वेट जो भी होगा वो उसकी डिस्टेंस वैल्यू कहलाएगी. नेक्स्ट, फॉर वर्टाइसेस हैविंग नो डायरेक्ट एजेस बिटवीन देम, डिस्टेंस वैल्यू विल बी इनफाइनाइट. अगर कोई डायरेक्ट एज कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? इनफाइनाइट. जैसे हमने डिजास्टर में देखा था, इनिशियल स्टेप में हमने सारे नोड्स को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर किया था. यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट एज नहीं है दो एजेस के बीच में, दो वर्टेक्स के बीच में, तब हम क्या लिखेंगे वहां पे? डिस्टेंस वैल्यू इनफाइनाइट. ठीक है, चलो अब ये ग्राफ है तो हम पहला डिस्टेंस मैट्रिक्स बना रहे हैं D0. सबसे पहला हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है D0. इसमें मैट्रिक्स में हमें कितने रोज कितने कॉलम्स लेने हैं? जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतने ही कॉलम्स होंगे और उतनी ही रोज होंगी. ठीक है, यहाँ पे कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4, तो 4x4 का यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. क्लियर? अब इसके बाद डिस्टेंस लिखनी है. ये डिस्टेंस आप लोगों को याद होगा हमने पहले भी यूज किया था एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते थे. तो यहाँ पे आपको सिंपल एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है. बस ये बात का ध्यान रखना है जितने भी सेल्फ लूप वाले हैं जैसे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, वहां पे डायगोनल में सभी में 0 जाएगा. बाकी सब जगह अगर डायरेक्ट एज कनेक्टेड है तो डायरेक्ट एज में आपको वेट लिखना है, अदरवाइज इनफाइनाइट लिखना है. अब कोई बताएगा 1 से 2 में क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस वैल्यू सर 8. तो नेक्स्ट 8 हुआ. 1 से 3 डायरेक्ट एज कनेक्टेड है क्या? 0. नो सर. यस सर 4. यस सर 4. लेकिन उसका डायरेक्शन 1 से 3 में नहीं है, 3 से 1 में. यस. तो अभी हमने देखा था डायरेक्ट एज कनेक्टेड नहीं होता तो वहां पे इनफाइनाइट लिखना है, 0 नहीं लिखना. लिखेंगे इनफाइनाइट. ये अज्यूम करेंगे कि 1 से 3 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. ठीक है, अब 1 से 4 में क्या आएगा? 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 से 4 में एक ही एज कनेक्टेड है, डायरेक्टली उसका वैल्यू क्या है? 1, तो डिस्टेंस वैल्यू आएगी 1. अब इसी तरह से हम 2 से 1 में जाएंगे. 2 से 1 में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, डायरेक्ट एज है 0. 2 से 1 की तरफ नहीं है,
या जीरो नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट। Yes, sir. इनफाइनाइट। अगर डायरेक्ट एज कनेक्टेड नहीं है तो इनफाइनाइट लिखना है। 2 से 2 में जीरो Yes, आएगा sir. क्योंकि सेल्फ लूप है ही नहीं यहाँ पे, सेल्फ लूप हमने रिमूव कर दिया। तो आप चाहें तो आप डायगोनल में तो सारे डायगोनल जीरो लिख सकते हो क्योंकि सभी सेल्फ लूप बना रहे हैं। 3 से 3 सेल्फ लूप, 4 से 4 सेल्फ लूप, और सेल्फ लूप हम 1. रिमूव कर चुके हैं तो यहाँ पे 0 0 आएगा डायगोनल। अच्छा अब बात करते हैं 2 से 3। 2 से 3 में क्या आएगा, 1, 1. ठीक है। 2 से 4 डायरेक्ट एज कनेक्टेड है क्या, नहीं, No, sir. डायरेक्शन नहीं है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। Infinite. 3 से 1, 3 से 1 डायरेक्ट एज कनेक्टेड है, कितना है इसका वेट, 4, 4. यहाँ पे लिखेंगे 4। 3 से 2 डायरेक्ट एज कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट। 3 से 3 सेल्फ लूप है 0। 3 से 4 डायरेक्ट एज कनेक्ट नहीं है तो इनफाइनाइट। 4 से 1 इनफाइनाइट क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। 4 से 2 कनेक्टेड है क्या, यस, इसका वेट कितना होगा, 2. 4 से 3 9 एंड 4 से 4 0। ये बनाया हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स D0। इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, जितने भी डायगोनल है, अगर आप डायगोनल डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायगोनल आप पहले फिल कर देना 0 से क्योंकि सेल्फ लूप हम रिमूव कर चुके हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू आएगी 0। उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट एज कनेक्टेड है तो उसमें ये डायरेक्शन देखना आपको, जैसे 1 से 2 के बीच में देखें तो 1 से आउटगोइंग एज होनी चाहिए, उसमें जो भी वेट दिया होगा वो आपको यहाँ पे भी डिस्टेंस वैल्यू लिखनी है। अगर डायरेक्ट एज कनेक्टेड नहीं है तो इनफाइनाइट लिखना है। क्लियर है, इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप। अब हमें क्या करना है, D1 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। D1 मैट्रिक्स बनाना है, अभी हमने D0 बनाया था। अब इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, D1 मतलब 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरा सा भी आप गलती कर दोगे ना तो बहुत आगे कोई सॉल्व नहीं होने वाला। अब हमें देखना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे हम आगे के डिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जहां जहां इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, कहाँ इनफाइनाइट आ रहा है, 3 जगह आ रहा है। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 3 जगह इनफाइनाइट दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ये 3 जगह दिख रहा है, ठीक है। अब इन 3 जगह पे, 3 जहां जहां इनफाइनाइट है, हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, 1 2 और 3। देखो सेकंड रो फोर्थ रो, पहले सेकंड रो फोर्थ रो को हमने हाईलाइट किया है और थर्ड रो को भी हमने हाईलाइट कर दिया। इसको हमें कोई चेंज नहीं करना है, इस जितने भी हमने हाईलाइट किया हुआ है उसको हमें चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना है मतलब उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी D1 मैट्रिक्स में भी। क्यों सर? अभी ऐसा बताऊंगा क्यों मैं, आगे बताऊंगा। देखो इसमें हमें क्या करना होता है, जब फर्स्ट रो में हम देखें, इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमें इसके अकॉर्डिंग इसको ऐड करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सपोज मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ये इनफाइनाइट है और ये 8 है, ठीक है। इनफाइनाइट में अगर हम कोई भी चीज ऐड करेंगे, कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो उसके इसमें कोई डिफरेंस है, वो इनफाइनाइट ही कहलाएगा। ये पता है आपको, इनफाइनाइट में कोई भी नंबर आप ऐड करो तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट ही आता है। लेकिन अगर हम यस सर। इनफाइनाइट यहाँ लिखेंगे तो वहां पे इनफाइनाइट से छोटा नंबर हमें ऑलरेडी दिख रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है, 0, ठीक है। इनफाइनाइट से छोटा नंबर ऑलरेडी वहां पे है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास, तो आप उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, लेकिन उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 ऑलरेडी है। तो इसका ये मतलब हुआ आप इनफाइनाइट वाले रो को सॉल्व करने जाओगे, आपके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज ही रहेगी, इसीलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से भी आप देख लो, कॉलम में भी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 4 ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट ही आएगा, लेकिन उससे भी छोटी डिस्टेंस हमें यहाँ पे दी हुई है। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऐड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन उससे भी छोटी डिस्टेंस हमें 7 गिवन है। इसीलिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब हमें कहाँ चेंज करना है, हमें 2 जगह चेंज करना है, एक ये वाली इनफाइनाइट को और एक इसमें चेंजेस होंगे। अब देखो ध्यान से देखना, चेंज कैसे होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में वैल्यूज क्या दिख रही हैं, 4 और 8,
इसकी वैल्यू कैसे आएगी 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 कर रहे हैं तो कितनी आएगी वैल्यू 12, तो 12 इनफाइनाइट से छोटा होता है। ठीक है, देखो दो चीज दिख रही है 4 और 8, हमें किसको देखना है 4 और 8, 4 और 8 को ऐड किया तो वैल्यू कितनी आएगी 12, तो इनफाइनाइट से छोटा होता है 12, तो अब इसकी अपडेटेड डिस्टेंस क्या हो जाएगी 12। क्लियर हुआ इतना? 4 और 8 को ऐड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 12, तो अब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट से छोटी है, तो इसीलिए हम अपडेटेड डिस्टेंस को यहाँ पे लिख देंगे। सेम इसी तरह से अब कंसीडर करेंगे 4 और 1, तो देखो 4 और 1 ये हाईलाइट हो रहा है 1 और 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5, तो इनफाइनाइट की जगह अब क्या रिप्लेस हो जाएगा 5, क्योंकि 5 इनफाइनाइट से छोटा है। इतना समझ में आया सभी को? पहले हमने 4 और 8 को क्यों ऐड किया? अच्छा, ये 4 और 8 को ही क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इस सेल की अगर बात करें तो कौन सी सेल कहलाएगी, इसका इंडेक्स क्या होगा 3 2 3 2 1 2, इसीलिए हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम के वैल्यू को ही हमें ऐड करना है, बाकी किसी को ऐड नहीं करना है। अगर इस सेल की बात करें तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 3 4, तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम में जो वैल्यू होगी वो हम ऐड करेंगे और उससे अपडेटेड डिस्टेंस हमें मिलेगी। इतना समझ में आ गया सभी को? सर तो क्लियर है? सिर्फ हम इसी दो इनफाइनाइट को चेंज क्यों करेंगे? इनफाइनाइट को चेंज नहीं कर रहे थे हम, तो बस ये सेल देख रहे थे। देखो हमने क्या करा, जहां जहां इनफाइनाइट आया था उसको हाईलाइट कर दिया, तो इसका ये मतलब वो इसमें कोई भी चेंज करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट में आप कुछ भी ऐड करो तो उसका इनफाइनाइट ही आएगा, तो इसलिए हम ये रो और ये कॉलम को एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बची हुई जो सेल्स हैं ओके उसको हमें अपडेट करना है, तो बची हुई सेल में दो ही चीज दिख रही थी, इधर इनफाइनाइट था इधर इनफाइनाइट था, तो उसकी डिस्टेंस को हमने अपडेट कर दिया। इतना अगर क्लियर सर हुआ? ये 4 जो है 3 में वो 4 हाँ, भी अगर इनफाइनाइट होता है तो हम उस तो रो उसको में भी भी कोई हाईलाइट कर चेंज देते, नहीं करते? उसमें भी कोई चेंज नहीं करते, बिल्कुल सही, लेकिन ओके फिलहाल ऐसा नहीं था। क्लियर है इतना? यस सर। ये आपकी डिस्टेंस अपडेट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे सेकंड मैट्रिक्स D2, तो देखो ये डिस्टेंस चेंज होने के बाद 12 और 5 वहीं दिख रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब D2 मैट्रिक्स की हमें क्या देखना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। जैसे वहां पे हमने D1 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखा था, वैसे यहाँ पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे आएंगे। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या होगा, जहां जहां इनफाइनाइट है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देख रहे हैं दो येलो कलर के इनफाइनाइट, तो अब हमें यहाँ पे उस पूरी सेल को, उस पूरे कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम और उसके बाद सेकंड कॉलम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्या किया मैंने, जहां जहां इनफाइनाइट थे तो अब एक कॉलम पे आएगा, क्योंकि रो तो ऑलरेडी पूरी सेकंड रो तो वैसे ही हाईलाइटेड है, तो हम किस पे आएंगे, कॉलम और ये वाले कॉलम पे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बचे हुए सेल कौन कौन से हैं, यहाँ देखो सेल दिख रही है, एक तो इनफाइनाइट 0 और 7, ये हमारी बची हुई रिमेनिंग सेल्स है जिसको अब हम अपडेट करने वाले हैं। तो अब इसे अपडेट कैसे करेंगे, ये वाली कौन सी सेल है इनफाइनाइट वाली, 1,3, 1,3, मतलब फर्स्ट यहां से और ये 1 यहां से, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, किस किस को, 8 और 1 को। तो पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 8 और 8 1। और 1 को सर? हाँ, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इसके पैरेलल में कौन सा सेल है, ये वाला सेल है, और इसके पैरेलल में कौन सा सेल है, ये वाला। ठीक है, इसको ऐड करने से हमें ये वैल्यू अपडेट करनी है, तो 8 + 1 अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9, विच इज शॉर्टर देन इनफाइनाइट। अब हम क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे किससे, 9 से। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया? फिर से समझा रहा हूँ, हमें क्या देखना है, बस इसके मतलब इसके पैरेलल में कौन सी दिख रही है, वो ये वाली 8, और इसके पैरेलल में कौन है 8, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तब ये अपडेट होगा। तो 7 से हमने इसको सर अब इससे पहले तो हम पैरेलल में ऐड नहीं कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उससे हम डायरेक्टली वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आगे बढ़ते जाओगे आप तो आपको कैसे ऐड करना है, कैसे चेक करना है। सपोज अगर ये वाली सेल की बात करें, इसमें हम एडिशन कैसे करते हैं, 8 और इनफाइनाइट, इससे हम ऐड करते हैं, इसमें अपडेट करते हैं, लेकिन इसमें हम आ रहे हैं, अब यहाँ पे हमें इसके रिस्पेक्टिव कौन सी वैल्यू मिलेगी, 8 और 1,
अगर जैसे मैं इसको अपडेट करना होता तो मुझे 8 और इनफाइनाइट को ऐड करना पड़ता। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हमने 8 और 1। अब सेकेंड टाइम देखो, अब नीचे ये वाली सेल की बात कर रहे हैं, कौन सी? 3 में हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में थर्ड, ये वाले जो कॉलम है सेकेंड में थर्ड और इसमें थर्ड, उन दोनों को देखेंगे तो 12 और 1 मिलेगा। ठीक है ना, 12 और 1। तो अब 12 और 1 मिला तो इसको ऐड करा तो कितना आएगा, 12 + 1 13। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 13 से छोटा नंबर अवेलेबल है तो उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, इस वाली सेल पे आएंगे। तो ये कौन सी सेल है, 4,3। तो सेकेंड रो में फोर्थ रो और इधर थर्ड कॉलम, इसमें क्या मिलेगा, फोर्थ रो में 2 और इधर मिलेगा 1। तो ये है 2 और ये है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 3, विच इज शॉर्टर देन 7। तो अब हम उसको हटा देंगे 7 को और वहां पे क्या लिख देंगे, 3। क्लियर हुआ? तीनों सेल अपडेट हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग थी ये वाली और ये वाली अपडेट कर दी हमने डिस्टेंस इसकी। तो ये हमारा D2 मैट्रिक्स मिलेगा हमको। समझ में आया? इसी तरह से हम D3 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अब D3 में हमें क्या देखना है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। फिर इसमें चेक करना है कि इनफाइनाइट कहाँ पर है। इनफाइनाइट कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं है, है ना। इनफाइनाइट यहाँ पे है इस सेल पे, लेकिन वो तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे ना, हम तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें हमें चेक करना है इनफाइनाइट तो नहीं है। तो नहीं है इसका ये मतलब हुआ हमें सारी सेल्स जितनी भी दिख रही हैं वो सबको अपडेट करना है। ठीक, तो अब 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम किस में आते हैं, ये 4 और 9। देखो इसका अपडेट कैसे होगा, ये कौन सा है, 1 1, मतलब इसमें जो हाईलाइटेड है इसमें फर्स्ट रो कौन सी कहलाएगी, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम कौन सा कहलाएगा, ये वाला। इसीलिए 4 + 9, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 13, विच इज ऑलरेडी ग्रेटर है। यहाँ पे 0 छोटा है तो उसको कोई अपडेट नहीं करना है। फिर किस पे आते हैं, 12 और 9, इसके लिए 12 और 9। तो 12 और 9 ऐड करने से भी हमें बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसको भी हम अपडेट नहीं करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसके लिए क्या करेंगे, 9 और 5, इसमें भी ऐड करते हैं तो वो भी बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। हमें कब अपडेट करना है, जब हमें छोटा नंबर मिले। तो अब हम वापस आते हैं किसमें, इस इनफाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट के लिए कौन से नंबर देखेंगे, 4 और 1। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 4 + 1 कितना आएगा, 5, विच इज शॉर्टर देन इनफाइनाइट। तो इसको हम अपडेट कर देंगे 5 से। ठीक है ना, छोटा नंबर मिल रहा था। फिर अब आते हैं 12 और 1, यहाँ पे 0 ऑलरेडी छोटा नंबर है तो 12 1 को ऐड करने का कोई सेंस नहीं है। फिर अब इसके लिए आएंगे इनफाइनाइट के लिए, तो किसको देखेंगे, 1 और 5, इसको ऐड किया तो क्या मिलेगा, 6, विच इज शॉर्टर देन इनफाइनाइट। तो हम अपडेट कर देंगे 6 से। क्लियर हो रहा है सभी को? 1 मिनट बचा है बस, जल्दी से मैं समझा देता हूँ। अब इस इनफाइनाइट पे आते हैं तो कौन कौन से को देखेंगे हम, 4 और 3 को, उसको ऐड करें तो क्या मिलेगा, 7, विच इज शॉर्टर देन इनफाइनाइट। तो उसको अपडेट कर दिया 7 से। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं 12 और 3, ये वाले को देखेंगे तो उसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी छोटा नंबर मिल रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे 2। ठीक, फिर अब किस पे आते हैं, यहाँ पे भी चेंज करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि 0 से छोटा नंबर तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये D3 आपका फाइनल D3 मिला। अब D4 भी फटाफट देख लेते हैं, जितना होगा देखेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में देख लेंगे। D4 में हमें फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम पे देखना है, इनफाइनाइट कहीं नहीं है, इसका मतलब हमें सारी सेल्स को अपडेट करना है। फर्स्ट वाले में हम देखेंगे 7 और 1 को। ठीक है, 1 1 की जगह पे यहाँ पे 7 और 1 को ऐड किया तो वैसे भी बड़ा नंबर मिल रहा है, तो कोई चेंज की जरूरत नहीं होगी। फिर 2 1, इस 8 को अपडेट करेंगे, 2 1 ऐड करना